नमस्कार, हेलो, आदाब, कैसे हैं आप। पिछले कुछ सालों के दौरान काफी कुछ बदला है। टेक्नोलॉजी बदली है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का तरीका बदला है, चैनल की डिबेट भी बदली है, तो संवाद करने का तरीका भी बदला है और राजनीति तो जैसा कि आप और हम जानते हैं लगातार बदल रही है। और अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो कोविड-19 के कारण आप और हम भी बदले हैं। इस बदले हुए माहौल में हमारी वापसी हुई है एक खास प्रोग्राम के साथ, लेकिन हमारी नीयत साफ है, विश्वास वही पुराना। जी हां, मैं शशि सिटी स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम का नाम है सिटी स्टूडियो विद मी, यानी शशि के साथ। और हमारे स्टूडियो में आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम बताने से पहले मैं कुछ चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। 1996 में इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था, फिर 2000 में एक बार फिर से इन्होंने कोशिश की और उसके बाद लगातार ये ग्राउंड लेवल पर जुड़े रहे, काम करते रहे। 2012 में इनको एक बार फिर से अहम जिम्मेवारी मिली भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में, और 2014 में इन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन को हरा कर ये पहुंचे विधानसभा में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कमल गुप्ता की। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से अपने सभी वासियों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल साफ और सीधी बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी। ये डॉक्टर ही बनने आए थे या शुरू से ही था कि राजनीति में जाना है? शुरू से तो मैं, जब हमने 10वीं पास की तो हमारे अच्छे नंबर थे, तो इच्छा बनी कि डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन जो हमारी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि 1966, तब से मैंने शाखा में जाना शुरू किया और देश के बारे में जितना भी एक कंसेप्ट होता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से हमें मिला। तो डॉक्टरी बनने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी लगातार नाता रहा, तो उसका अंश हमारे डीएनए में मैं समझता हूं कि है। तो हमारा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ 1971 में मेडिकल कॉलेज रोहतक में, ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेरिट ओनली। उस समय कोई डोनेशन या कोई इस तरह के टेस्ट भी नहीं हुआ करते थे। जो प्री मेडिकल में जो हमने टेस्ट दिया उसमें जो हमारे नंबर आए, केवल उन्हीं के आधार पर एडमिशन होता था, तो उसमें एडमिशन हुआ। उसके बाद ऑन मेरिट ही हमने जनरल सर्जरी में एमएस की। एमएस के बाद 10 साल की नौकरी हमने की और उसके बाद हिसार में 91 में हमने रिजाइन कर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। और उसके बाद 96 में संघ के आदेश से हमने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की और हमने पहला चुनाव 1996 में लड़ा। और लोगों ने इतना प्यार दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पहली बार देश की आजादी के बाद से 19,976 वोट हमें मिले। हम कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें सफलता और असफलता ये एक जीवन का पार्ट है और हमें दोनों ही स्वीकार करने पड़ते हैं। उसके बाद 2000 में चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और जो जनता में भारतीय जनता पार्टी का जो कंसेप्ट है उसको बताना हमारा धर्म था, वो हमने बताया। उसके बाद बीच में मुझे प्रदेश का चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक भी बनाया। उसके बाद जैसा आपने कहा 2012 में पूर्ण रूप से मैं जिला अध्यक्ष बना और पूरा समय देकर मैंने वो जिम्मेवारी निभाई। ये जो 15-16 साल थे, तो कभी बहुत लंबा अरसा होता है, तो कभी लगा नहीं कि यार बड़ा मुश्किल होगा ये सब, और सामने जब लगातार आपको लगा? देखिए, संस्कृति को मेंटेन करने के लिए, देश की आजादी को मेंटेन करने के लिए, किसी वैचारिक पृष्ठभूमि को अपनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए 15-20 साल का समय तो कुछ भी नहीं होता। जीवन खपते हैं, जीवन जलते हैं।
हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी में कभी ऐसा मन में नहीं आया कि नहीं छोड़ते हैं? नहीं 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 नहीं, प्रश्न ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं। 2012 में हमें जिला अध्यक्ष बनाया, 2014 में हमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया, और जैसा आपको कहा, हमारे इस देश की सबसे अमीर महिला श्रीमती सावित्री जिंदल, और स्टील जगत में तो वर्ल्ड में उनका नाम है। हिसार की जनता ने हमें अपने सिर आंखों पर बैठाया, हमें विधायक बनाया, और विधायक बनने के बाद हमने अपना 100% जनता को दिया। मुझे आज इस बात का संतोष है, मैंने अपने जीवन का 100% उनको दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 100% मैं चाहता था वो पूरा हुआ, लेकिन मैंने अपने जीवन का अपनी तरफ से आपने दिया। 100% कोशिश की कि बात बने या काम हो, या जिस तरह की भी चीजें सामने, और उसमें कई उपलब्धियां हैं, चाहे वो इंटरनेशनल। डॉक्टर साहब उस पर भी बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा उसके बाद आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन है, और क्या कभी फैमिली में कोई विरोध का स्वर उठा कि राजनीति नहीं, डॉक्टरी कर लो अपनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2012 में क्योंकि हमारी बेटी का विवाह हो गया था, तो एक किस्म से जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो लगभग पूरी सी भी हो गई थी। तो उस समय ऐसा भी मन बन गया था कि अब हम प्रैक्टिस ना भी करें तो भी चलेगा। हमारी पत्नी डॉक्टर है, इंदौर से है, वो भी MBBS है। हमारे बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, और बड़ी बेटी ने बीटेक किया, और बीटेक के बाद उसने इस देश के सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन XLRI जमशेदपुर, वहाँ से उसने MBA किया HR में, काफ़ी मशहूर है, और हमें उसका कोई खर्चा नहीं देना पड़ा। वो मेरिट पर वो टेस्ट में आगे आई और उसका वहाँ सिलेक्शन हुआ, और उसने वहाँ से वो किया। उसके बाद हमारा बेटा, उसने भी दिल्ली IIT से कंप्यूटर विद मैथमेटिक्स में ड्यूअल डिग्री बीटेक और एमटेक की। परिवार की पूरी सपोर्ट रही? हाँ, परिवार की पूरी सपोर्ट रही। कभी किसी ने कभी ये नहीं कहा कि पॉलिटिक्स मत करो? नहीं 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 नहीं, पॉलिटिक्स कोई कमाई का साधन नहीं है, ये सेवा का एक माध्यम है। जैसे कोई टीचर बनकर सेवा करता है, कोई डॉक्टर बनकर सेवा करता है, लेकिन राजनीति भी एक प्रभावी क्षेत्र है जिससे सेवा की जा सकती है, और वो सेवा का भाव होगा तभी काम चलेगा। 5 साल आप पहले विधायक रहे, अब 1 साल लगभग होने वाला है अक्टूबर में, तो क्या उपलब्धियां आप, अगर आप से मैं कहूं कि आप 2, 3, 4 अपनी उपलब्धियां या अचीवमेंट आपको लगती हो, तो वो मैं समझता हूं कि अनेक उपलब्धियां हैं। देखिए, किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए, किसी भी प्रांत को डेवलप करने के लिए, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए कनेक्टिविटी जो है वो जरूर होनी चाहिए। हिसार है, हिसार की कनेक्टिविटी, देश की आज़ादी से लेकर अब तक हिसार की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। ना तो इसकी एयर की कनेक्टिविटी थी, और रेल की भी इसकी कनेक्टिविटी बड़ी, इसको हम अच्छा नहीं कह सकते। यहां से दिल्ली जाने के लिए पहले तो रास्ता था इधर गुड़गांव और दादरी भिवानी होते हुए और हिसार पहुंचते थे, जिसमें 6-7 घंटे लग जाते थे। उसके बाद इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, और ये रोहतक से भिवानी और भिवानी से यहां हुई। सबसे प्राथमिकता हमने इस विषय को ली कि रोहतक से हांसी सीधा जुड़े, और इस बात का हमने प्रयास किया, इसमें हम सफल हुए। रोहतक से हांसी वाया महम रेलवे ट्रैक बनना चालू है, महम पर रेलवे स्टेशन बनना चालू है, और ये बड़ा शॉर्टली जब ये रास्ता बन जाएगा तो मैं समझता हूं कि हिसार से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी बाय रेल है वो बढ़िया हो जाएगी, और जब कनेक्टिविटी बढ़िया होगी तो उसकी डेवलपमेंट स्वयं होती है। आप यहां से चंडीगढ़ जाइए, बरवाला बाईपास, नरवाना बाईपास, कैथल बाईपास, भेवा बाईपास, कलायत बाईपास, अंबाला बाईपास, जो 5-6 घंटे का रास्ता होता था, आज वो 3.5 घंटे का हो गया। यहां से दिल्ली हम 5 घंटे में जाते थे। यहां से हांसी बाईपास, हांसी के बाद महम बाईपास, महम के बाद रोहतक बाईपास। लेकिन इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स की नींव तो कांग्रेस ने अपने नहीं, फिर इसको सिरे, कांग्रेस तो 70 साल से राज कर रही है शशि जी। 70 साल में नींव रख दी। नींव तो पत्थर लगाने के लिए रखनी थी, उन्होंने लगा दिया ना, पत्थर लगा दिया कि हम करेंगे। अरे करेंगे कब? आपको 70 साल मिले।
हमने तो आप उनका प्रोजेक्ट भी मान लें तो भी उसको श्री किसने चढ़ाया? हमने 40 MLD का जो ये STP है, इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसका उद्घाटन भी किया। 50 साल के बाद कोई 50 साल में आने वाली सरकार उसका उद्घाटन नहीं करेगी, हम ही करेंगे। और फिर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स में हमेशा देरी ही हुई है, टाल मटोल ही हुई है, लेकिन बीजेपी ने उसका। आप ये देखिए 50 साल में मैंने एक बात कही रेलवे कनेक्टिविटी की, दूसरी बात करी सड़कों की कनेक्टिविटी की, तीसरी बात एयर कनेक्टिविटी की। आप बताइए हरियाणा बने 1966 में बना था, 66 से आज तक 34 और 54 साल हो गए। अब 54 साल में 6 साल तो हमारे थे, तो 48 साल तो उनके थे ना। 48 साल में क्या सोचा जी कांग्रेस ने कनेक्टिविटी के बारे में? पूरे हरियाणा में एक भी लाइसेंस्ड एयरपोर्ट नहीं। हमने 4300 एकड़ जमीन 16 विभागों से लेकर और वो एविएशन के नाम ट्रांसफर करवाई। ये तो मैं वो बता रहा हूं जो काम हो चुका, यानी कि पिछले जब 5 साल का समय था उसमें हमने 4300 एकड़ जमीन 16 विभागों से लेकर एविएशन के नाम करवाई। ये काम हुआ कि नहीं हुआ? उसके अलावा उसके अराउंड 3000 एकड़ जमीन को हमने लॉक किया। ये काम हुआ कि नहीं हुआ? मिनट में एक आदमी कहता हवाई जहाज तो नहीं उड़ा। मेरा भी वही सवाल पता है था ना, आप यही कहेंगे मेरा वही सवाल कि जहाज अभी तक नहीं उड़ा। नहीं, जहाज नहीं उड़ा, लेकिन ये छोटा काम है क्या? 7300 एकड़ जमीन आपने एयरपोर्ट के लिए फिक्स कर दी। आपने मकान बनाने के लिए पहले 1000 गज जमीन ले ली। ये छोटी बात है क्या? लेने के बाद, सुनिए मेरी बात सुनिए, लेने के बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ईंटों का खड़ा कर दिया। ये छोटी बात है क्या? हमने आज एयरपोर्ट लाइसेंस ले लिया, ये तो पॉजिटिव बात है ना। ये 50 साल में लिया क्या? एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि आप हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, एयरपोर्ट को लेकर सबसे एक लोगों को ये भ्रांति है कि इस एयरपोर्ट का क्या बनेगा, मतलब ये कि इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी, कार्गो बनेगा। मैं आपको और दूसरा लोगों का ये भी कहना है कि हमारी प्राथमिकताएं और भी थी अगर हम प्रॉपर हिसार की बात करें, लेकिन एयरपोर्ट को मैं उस बात पर आता हूं। मैंने एक शब्द कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया है। लोग कहते हैं कि अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसलिए बढ़िया है कि वहां लोग अमीर हैं। ऐसा नहीं है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है इसलिए वहां के लोग अमीर हुए। आप मेरी बात समझ गए? ऐसा नहीं है कि वहां के लोग अमीर थे इसलिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो वहां के लोग अमीर हुए। मेरा सवाल आपसे ये कि एयरपोर्ट को लेकर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि कभी ये बात होती है कि वो कार्गो बनेगा, कभी ये बात होती है कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कभी ये बात होती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिसार बनेगा। सुनिए मेरी बात, उसमें कार्गो भी होगा, उसमें MRO। आज पूरे हिंदुस्तान में MRO कहीं भी नहीं है। आज हमारे हवाई जहाज की डेंटिंग पेंटिंग अगर किसी ने करवानी हो तो उसको दुबई जाना पड़ता है या सिंगापुर जाना पड़ता है। वो काम दुबई और सिंगापुर वाला हिसार में होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जल्दी यहाँ से उड़ान भरी जाएगी। यहाँ पर अमेरिका से, इटली से, ब्रिटेन से, जापान से आने वाले समय में जहाज उतरेगा। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पिछली विधायक ने नारा दिया था कि पेरिस बनाएंगे, हाँ। उसी तरह से कहीं एयरपोर्ट का हाल नहीं, मैंने आपको प्रत्यक्ष किया ना। हमने पेरिस बनाने की बात नहीं की। हो सकता है ये आइडिया वही हमारे अंदर भी प्रवेल कर रहा है, लेकिन हमने उसके लिए काम किया है। हमने 7300 एकड़ जमीन को आइसोलेट करके उसको लॉक किया है। हमने लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया है। हम यहाँ पर जब हवाई जहाज उतरेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर बताइए, जो मैंने कहा आपको, होटल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, फैक्ट्रियां आएंगी, कंपनीज आएंगी। ये आएंगी तो डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? मैं आप पेरिस की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ ये स्विट्जरलैंड बनेगा। तो आज जब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो लोकेशन है वो 10 मिनट की होगी, तो हिसार से 100 किलोमीटर अराउंड का जो एरिया है, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो दादरी हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो इधर भादरा हो, हनुमानगढ़ हो, ये सारा जो 100 किलोमीटर का जो दायरा है, जिसका रेडियस 100 किलोमीटर है, इस सारे की डेवलपमेंट इतनी तकड़ी होगी। ये आप इमेजिन करो इस बात को। लेकिन आमजन का ये कहना है कि एयरपोर्ट की प्रेफरेंस बाद में हो सकती थी। दूसरी बात क्योंकि आपके मुद्दे भी थे, सीवरेज की व्यवस्था थी, पानी का एक सबसे बड़ा मुद्दा। पानी का मुद्दा मैं पहले भी कह चुका।
बहुत सी जगह पे जल भराव की स्थिति हर बार बन रही है। स्काडा का वाटर वर्क्स किसने बनवाया? लेकिन उसके बावजूद भी जल भराव की स्थिति है। सुनिए, जल भराव की स्थिति मैं आपको कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि पहले ये जो बरवाला रोड थी, इस पर जब बारिश आती थी 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था। आज 1-2 घंटे के अंदर अंदर वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। छोटू राम चौक आप कभी भी जाइए ना, 20 सेंटीमीटर की बारिश होने के बाद भी पहले जो स्थिति हुआ करती थी हमारे से पहले, और कितनी गाड़ियां वहां रुकती थी, आज वहां 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा पानी नहीं रुकता। चंद दिनों पहले भरतनगर में आपका मिल गेट पे पूरी तरह से पानी भरा हुआ। मैं कहता हूं जो मिल गेट के लोग हैं वो तो निहाल हो गए। आप बरवाला चुंगी से लेकर और ये जो मिल गेट तक की रोड और उसके बाद गवर्नमेंट पर, हाँ आगे जो रायपुर और वो भी, और इधर जो एयरपोर्ट की तरफ सड़क जाती है, 4 लेन सड़क बनी कि नहीं बनी? ये किसने बनवाई? पहले देखते थे कितने खड्डे होते थे और हमने सीसी की बनवा दी। आज वहां कोई मुद्दा नहीं है इसका। मैं बात मानता हूं कि काम हुए हैं आपके उसमें, लेकिन अभी भी बहुत सी जगह है। क्या आप ये मानते हैं कि अभी भी बहुत सी जगह है? ये मैं मानता हूं। अगर आप पटेल नगर से कैंप चौक जाएं तो पूरी सड़क लगभग 2 महीने से वो सड़क टूटी पड़ी है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये कहा कि मैंने अपने जीवन का 100% दिया, लेकिन 100% मुझे मिला ये मैं अभी भी क्लेम नहीं करता हूं। आज हमने जो जितनी सड़कें मैंने बताई, चाहे वो महावीर कॉलोनी हो, चाहे वो अर्बन स्टेट हो, चाहे वो हुड्डा के सेक्टर हो, चाहे वो बड़वाड़ी ढानी हो, चाहे वो सब्जी मंडी की रोड हो, चाहे कुछ भी हो, ये जितनी मैंने कहा ये पहले नहीं थी, आज ये बनी है। लेकिन क्या अभी और काम? हाँ, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी और काम करने की जरूरत? उन सब की फाइल मैंने सब काम नोट करके यहां से थ्रू करवाकर सीएम साहब को दिए हुए हैं। अभी सीएम साहब ने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए। अब उस 5 करोड़ में मैंने काफी वार्डों के काम उसमें सम्मिलित किए। लेकिन क्या है कि जनता में और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, बंदर बांट। अब 20 वार्ड हैं, 20 वार्ड में से मान लो 5 करोड़ के काम 7 वार्डों में हुए और 13 वार्ड अगर रह गए, अरे तो अगले 5 करोड़ मिलेंगे तो उसमें भी हो जाएंगे। लेकिन जुल्म तो नहीं कर दिया मैंने। वो 7 करोड़ 5 करोड़ के काम तो 5 करोड़ के ही रहेंगे, वो 100 करोड़ के तो नहीं बनेंगे ना। अब उनकी सिलेक्शन कहीं तो होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये आप नहीं देखते कि 5 करोड़ के काम मिले। आप ये देखते हैं, जो खबर आती है वो ये आती है कि 5 करोड़ के काम में बंदर बांट हुई। अब मुझे तो पता भी नहीं कि कौन से वार्ड के काम है और कौन से के नहीं है। अब काम तो 20 वार्डों में है, अब 5 करोड़ के काम तो 5 करोड़ जितनी जगह में ही होंगे ना। लोगों से हमने की बात की कि डॉक्टर साहब से जल्दी से मुलाकात नहीं होती। नहीं, जल्दी से मुलाकात मैं ये कहता हूं, क्योंकि मुझे याद है 2014 में आपका तो नारा था कि उनका मकान में जाने के लिए तो मुश्किल होगा। हाँ। हमारा तो खुले रहेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि ये बात कहने के लिए सब लोग कह देते हैं। मेरे ख्याल में जितना पूरे हिसार में जितने ये वर्क्स हो रहे हैं, इन सब का दौरा मैं करता हूं। पिछले 50 साल में कोई करता था क्या? हर चीज रिलेटिव होती है। देखिए, संभव नहीं है एक विधायक के लिए कि डेली हर एक के घर जा सके, डेली हर गले में जा सके। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि मेरी विधायकी से पहले क्या आप 5 साल में भी कहीं नजर आते थे क्या? तो अभी फ्यूचर में आप क्या प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं जो आपको लगता है कि जिस पर काम होना चाहिए? ये मैंने बहुत सारी जो चीजें रह गई हैं उन सब का मैंने एस्टीमेट बनाकर ऊपर भेजा हुआ। अभी मैं आपको बताता हूं, महावीर कॉलोनी में एक चहल पार्क है। आप अगर वहां जाएंगे तो उसकी सूरत बदली हुई है, लेकिन पिछले 3 महीने से वो हिसार का सबसे लोएस्ट एरिया है। और एसटीपी में कुछ खराबी आने की वजह से वो जो सीवर रुका तो वहां पर सीवर का पानी जमा। मैं वहां गया, मैंने वहां अफसर बुलाया, मैंने कहा भी क्या मतलब है इसका? तो पता लगा कि 2 पंप जो हैं वो खराब हैं और वो बम्बे की किसी कंपनी से आने हैं और बम्बे की कंपनी लॉकडाउन होने के कारण बंद है। तो फिर हमने एक वायर मीडिया निकालकर एक और जगह पंप लगाकर वो काम शुरू किया। लेकिन वो सबसे लोएस्ट है, जब भी कोई प्रॉब्लम कहीं भी आएगी तो वहां पानी खड़ा होगा। उसको मैंने 1.5 किलोमीटर मैंने उनको कहा कि एक पाइप लगाएं, टेम्परेरी पाइप जो कि जमीन से 1 फुट नीचे ही हो। वो सारा का सारा गंद लिफ्ट करके उस पाइप में डालें और वो पाइप सब्जी मंडी चौक पर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसमें डालकर उसका काम करें।
और उसका परमानेंट काम करने के लिए 1,04,00,000 का प्रोजेक्ट मैंने बनाकर भेजा, वो अप्रूव हो गया। अब उसको पूरा होने में बारिश समाप्त हो जाएंगी तो 6 महीने के लगभग लगेंगे। अब ये काम कैसे हुआ? आप जल भराव पे आप खुद भी गए, हाँ, आपने मैं गया, खुद भी स्थिति देखी, मैंने खुद भी स्थिति देखी। फिर आपने 2014 से पहले कभी कोई एमएलए को देखा क्या ऐसे? मतलब आप ये मानते हैं कि आप ग्राउंड पे जाते हैं, दूसरे लोग नहीं जाते? 3 दफा मैं महावीर कॉलोनी में 3 दफा गया। अच्छा, और सुनिए, मैंने मुख्यमंत्री जी को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया 6 करोड़ का। मैंने ये कहा, मैंने इंजीनियरों को बुलाया, मैंने कहा भाई पूरे हिसार में जो अमरूद की स्कीम के अंदर नए पाइप डल रहे हैं वो तो डले, और जो पुराने 20 साल 30 साल 40 साल पुराने पाइप हैं जो खराब हो गए, जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, वो मैंने बदलने हैं। कितने किलोमीटर वो पाइप हैं जिसको हमें बदलना है? तो उन्होंने कहा जी 16 किलोमीटर पाइप ऐसे हैं जिनको हमें बदलना है, उनकी हालत अच्छी नहीं है। अब इस काम की डिमांड किसी ने नहीं की मुझसे, ये मैंने स्वयं इनिशिएटिव लेकर इसकी कैलकुलेट, और इसका बजट है लगभग 6 करोड़ का। एचटी की एक खबर थी, उसमें था कि हिसार को काफी पैसा मिला है डेवलपमेंट के लिए। नहीं, वो अमरूद स्कीम का है ना, वो अमरूद स्कीम का काम तो हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये बात थी डेवलपमेंट की बात, क्योंकि अब आप जेजेपी के साथ मिलकर आप लोगों की सरकार चल रही है, तो दूसरा ये भी मानने में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर बीजेपी का उतना कंट्रोल नहीं है जितना होना चाहिए, बात की सुनवाई कम होती। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत नहीं दिया, और गठबंधन की सरकार है। गठबंधन का धर्म जो है वो उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। काम जो भी हम चाहते हैं वो हम जब उसको सबमिट करते हैं तो जजेपा भी और बीजेपी भी दोनों मिलकर और एक दूसरे का हाथ से हाथ बढ़ाकर हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एविएशन में तो दुष्यंत जी यहाँ के एविएशन मिनिस्टर हैं, और वो बड़ी मेरे ख्याल में एकाग्रता से एयरपोर्ट की अथॉरिटीज की मीटिंग लेते हैं और वो काम को बड़ी तेजी से चला रहे हैं। आपकी जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी ओपी धनखड़ जी को मिली है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बड़े लीडर हैं और मंत्री रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि संगठन में फेरबदल भी उन्होंने आते ही कर दिए? सब जिलाध्यक्ष, सब तो नहीं, 12-13 जिलाध्यक्ष, 22 के 22 में से 2 या 3 जिला अध्यक्ष रिटेन किए हैं। ये देखिए, ये संगठन का एक सिस्टम है, ये सिस्टम और ये है या सिस्टम कोई वो काम नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, हर चीज रिलेटिव होती है। 3 साल में हमारा ये कार्यक्रम होता है, और ये सारी कार्रवाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी कर गए थे। लॉकडाउन होने के कारण उसमें थोड़ी डिले हो गई। अब वो डिले हो गई तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष ने बनाने चाहिए, ये कोई हटाए नहीं है। जॉब्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, और पिछले काफी लंबे समय से पूरे हरियाणा में पीटीआई भी धरना दे रहे हैं, अभी हाल ही में आशा वर्कर्स में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने लगभग पिछले 5 साल में 70,000 नौकरियां दी। 70,000 नौकरियां कांग्रेस ने पूरे शायद 50 साल में नहीं दी। हमारे एचसीएस ऑफिसर्स और हमारी जितनी भी सिलेक्शन हुई, एक भी सिलेक्शन में कोई लेन देन का हिसाब नोटिस में भी नहीं आया। हमने काफी पोस्टों के इंटरव्यू खत्म किए, ऑन मेरिट हमने उनकी सिलेक्शन की। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। हमने जितनी नौकरियां दी, हमने नौकरियां बिना सिफारिश के दी, हमने नौकरियों में कोई धांधली नहीं की। हाल ही में 3-4 स्कैम ऐसे हुए जिन पर बीजेपी का, जेजेपी का, दोनों का नाम आ रहा है। इवन मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि हमने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन ही इसलिए बंद की कि कुछ धांधली। मैं बताता हूं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन इसलिए बंद हुई है क्योंकि पिछले काफी समय से इसमें गड़बड़ियां होती हैं। हमने एक, लेकिन वो जिम्मेवारी तो सरकार की है। नहीं, वो मैं मानता हूं ना, उसको दूर करने का प्रयास किया। हमने पिछले 20 दिनों में हमने रजिस्ट्रियां बंद की। क्यों बंद की? हमने एक खिड़की का सिस्टम लगाया। हमने कहा कि जो रजिस्ट्री करवाएगा वो एक पर्टिकुलर परफॉर्मा भरेगा, और उस परफॉर्मे पे जो एनओसी है, मान लो
टाउन प्लानिंग से एनओसी लेनी है, मान लो निगम से एनओसी, उसको जाना नहीं पड़ेगा वहां पर, वो एनओसी ऑनलाइन स्वयं वो देंगे। अब तो कितनी बड़ी बात है। इस सारे सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए हमने कुछ दिन के लिए रजिस्ट्रियां बंद की। जैसे ही वो सिस्टम ठीक हो जाएगा, हमने तो भ्रष्टाचार का मूल नाश करने का सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम किसी और ने सोचा? लेकिन इस मामले में कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया। हाँ, तो जो जहां गलती मिलेगी, जो करेगा तो सस्पेंड किया। मेरे को तो आपकी बात का जवाब देने का कोई, आप ही स्वयं ही जवाब दे देते हैं। लेकिन जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। अगर किसी के घर में कुछ गलत काम होगा तो जिम्मेवारी तो बनेगी। मुखिया को तो मानना पड़ेगा। जो दोषी होगा उसको हम सजा देंगे, दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब चंद बातें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का समय हो रहा है, बिल्कुल छोटी संक्षेप में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हिसार के लिए। मैं समझता हूं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट तो एक ही है, और हाथी में सबका पैर। और ये जो एयरपोर्ट का जो मामला है, ये इसको जल्दी से जल्दी ऊंचाई तक ले आ जाए, और उसी में अनेक प्रकार की जो डेवलपमेंट्स हैं, कनेक्टिविटी की है, डेवलपमेंट की है, सड़कों की है, गलियों की है, जॉब्स देने की है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हिसार आने वाले समय में हिंदुस्तान का नंबर 1 सिटी बने। जब लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कमल गुप्ता से मुलाकात नहीं हो पा रही, कहने को कहते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं 24 घंटे के लिए लोगों के लिए अवेलेबल हूं, और मैं उनकी बात को रिस्पॉन्ड करता हूं। मैं उनकी बात को नेट पर भी जब मुझे संज्ञान आता है तो मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं, लेकिन वो 100% उनका जवाब देना संभव नहीं होता है। मोस्टली टाइम मेरा जनता में रहता है। हमारे सिटी स्टूडियो में आज से डॉक्टर कमल गुप्ता, जो पहले विधायक थे और एक बार दोबारा से 2019 में विधायक बन के आए, सपने लेकर चल रहे हैं, सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि मेरी तरफ से मैं 100% देता हूं, लेकिन हो सकता है कि वो 100% अचीव ना हो पाए। ड्रीम प्रोजेक्ट है जहाज को धरती पर उतारना हिसार के लिए, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हम इनसे और भी बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कर पाए। दोस्तों, हमारा सिटी स्टूडियो में बिल्कुल साफ मकसद है। हम वो पूछना चाहते हैं जो आप जानना चाहते हैं। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन साथ ही वो सवाल भी पूछेंगे जो आम जनता पूछना चाहती है। अगले सप्ताह फिर देखिएगा, जरूर देखिएगा, सिटी स्टूडियो विद मी यानी शशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।